नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रूबी केमिस्ट्री में। आज अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड पैरामीटर्स। ठीक है, पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था आयोनिक बॉन्डिंग कैसे होती है। नेक्स्ट आज के वीडियो में अपन पढ़ेंगे बॉन्ड पैरामीटर्स, जिसमें अपन पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ पढ़ेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी पढ़ेंगे, बॉन्ड एंगल पढ़ेंगे और बॉन्ड ऑर्डर पढ़ेंगे। 4 पॉइंट है, आराम से धीरे धीरे पढ़ते हैं। फर्स्ट थिंग आती है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ होती है कि इट इज द लेंथ या इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन, है ना, लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन टू bonded atoms in molecule। ठीक है, जैसे अगर बात की जाए ये एक मॉलिक्यूल है, तो इस मॉलिक्यूल में जो ये डिस्टेंस यहाँ पे काउंट हो रही है, डिस्टेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम्स। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स होगा यहाँ पे। डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ। यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होगी, जो आपकी बॉन्ड लेंथ आएगी वो आएगी RA प्लस RB। अब ये RA और RB क्या है ये अपन पढ़ते हैं। जब बात आती है कोवैलेंट रेडियस की, ठीक है, बॉन्ड लेंथ तो अपन ने पढ़ ली, इसके बाद बात आती है कोवैलेंट रेडियस और वैन डर वाल्स रेडियस। तो फर्स्ट थिंग ये होती है कोवैलेंट रेडियस किसे कहते हैं। तो कोवैलेंट रेडियस होती है कि जो इन दो न्यूक्लियाई का डिस्टेंस है उसका हाफ जो है उसको कोवैलेंट रेडियस बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये कोवैलेंट मॉलिक्यूल है। इस कोवैलेंट मॉलिक्यूल में इसकी जो न्यूक्लियाई की डिस्टेंस है इसका हाफ, मतलब हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई इज नोन एज कोवैलेंट रेडियस। इसको R और C से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, R C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोवैलेंट रेडियस इस A एटम की कितनी होगी RA, और इस B एटम की कितनी होगी RB। और जब आप इसको टोटल ऐड करोगे तब इनके बीच की टोटल 2 न्यूक्लियाई के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी, जिसको अपन क्या कह देंगे, बॉन्ड लेंथ कह देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं RA प्लस RB बताया मैंने आपको बॉन्ड लेंथ का। ठीक है, R यहाँ पे टोटल ये जो BL लिखा है इसको अपन और भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे अपन टोटल कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये इसकी बॉन्ड लेंथ हो जाती है। ठीक है, अब बात ये आती है कि सेकंड जो यहाँ पे थिंग आ रही है वो थिंग है वैन डर वाल्स रेडियस। वैन डर वाल्स रेडियस क्या होती है? ठीक है, तो जब दो एटम वैन डर वाल्स फोर्सेस से जुड़े हुए हैं, या कह सकते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से दो एटम्स जुड़े हो सकते हैं, या यहाँ पे मेन जो कंसीडर किया जाता है वो किया जाता है कि सेम एटम्स ऑफ 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, है ना। तो ये होता है आपके सेम एटम्स ऑफ 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। मतलब मैंने आपको यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बना के बताया, ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इन दोनों मॉलिक्यूल के जो एटम्स हैं, उन एटम्स की जो न्यूक्लियाई की डिस्टेंस है ना, हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स, है ना, न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। यहाँ पे क्या होगा कि जब 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो दोनों मॉलिक्यूल के जो 2 एटम हैं, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसका जब हाफ कर दिया जाता है तो वो क्या होगी, RVDW। ठीक है, इसको RVDW से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब R रेडियस वैन डर वाल्स रेडियस बोला जाता है। ठीक है, और इसमें अपन सेम थिंग में ही अगर जैसे मैंने आपको कह दिया कि इन मॉलिक्यूल्स में मेरे को कोवैलेंट रेडियस चाहिए, तो कोवैलेंट रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल के 2 एटम और इनकी जो डिस्टेंस है उनका हाफ कर दो तो आपको क्या मिल जाएगी, कोवैलेंट रेडियस। तो यहाँ पे ये 2 थिंग अपने को पढ़नी होती है बॉन्ड लेंथ में। और बॉन्ड लेंथ क्या होती है, अपन कभी कभी पढ़ते हैं कि ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है,
ये ट्रिपल बॉन्ड है। जैसे मैं कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाता हूँ, कभी डबल बनाता हूँ, कभी ट्रिपल बॉन्ड बना सकता हूँ। तो ये जो बॉन्ड है, इसकी जो लेंथ है उसको बॉन्ड लेंथ अपन कहते हैं। और ये बॉन्ड लेंथ किसके इक्वल होती है कि ये आपके जैसे कार्बन और कार्बन है, ठीक है, तो ये कार्बन एक हो गया और ये कार्बन दूसरा हो गया। इनके जो न्यूक्लियस है, इन न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस, इसको बोला जाता है बॉन्ड लेंथ, ठीक है। क्योंकि वास्तव में अपन जो यहाँ पे शो कर रहे हैं ये ऐसा नहीं होता है। वास्तव में एटम्स बहुत ही पास पास प्रेजेंट रहते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से लगभग चिपके हुए प्रेजेंट रहते हैं। तो वहां पे उनकी न्यूक्लियस की डिस्टेंस को देखा जाता है और उसको क्या बोल दिया जाता है, बॉन्ड लेंथ, जो अपन यहाँ पे कैपिटल आर से शो कर रहे हैं। ये हो जाता है बॉन्ड लेंथ के बारे में। उसके बाद बात करते हैं अपन बॉन्ड एंगल की, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ हो गया है अपना, इसको रफ कर देते हैं पहले। बॉन्ड लेंथ आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बॉन्ड लेंथ का। अब अपन बॉन्ड एंगल के बारे में बात करते हैं। बॉन्ड एंगल बहुत सिंपल है। बॉन्ड एंगल बहुत ही सिंपल होगा आपका। वीडियो को लाइक कीजिए और आगे से आगे शेयर करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बात करते हैं अपन बॉन्ड एंगल की, है ना। ओके, तो बॉन्ड एंगल की जिस टाइम बात की जाती है, बॉन्ड एंगल, तो जो अपने पास बॉन्ड एंगल है वो क्या होता है, तो बॉन्ड एंगल होता है एंगल बिटवीन टू ऑर्बिटल्स, मान सकते हैं एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। इसकी ये डेफिनेशन है, इसको समझने का तरीका अलग है, ठीक है। जैसे अपन ने लिख दिया एंगल बिटवीन टू orbitals having bonded pair of electron, orbitals having bonded pair of electrons, तो ये थिंग जो है वो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है। इसको समझने का तरीका मैं आपको समझाते हैं। जैसे अपन एक वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो इनके जो बॉन्ड्स के बीच में जो हमेशा एंगल आता है, उस एंगल को बोला जाता है बॉन्ड एंगल, ठीक है। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है टू ऑर्बिटल्स हैविंग बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये यहाँ पे दरअसल जब बॉन्ड बनता है, अपन आगे पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन के ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं और उनसे नए ऑर्बिटल बनते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बट अपने को यहाँ पे तो वो समझ में आया हुआ है नहीं, क्योंकि ये पहले आ गया है बॉन्ड एंगल का केस। तो अपने को यहाँ पे सिर्फ ये याद रखना है कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन आएंगे, जो बॉन्ड में प्रेजेंट है। ये बात हमेशा याद रखें, लॉन पेयर के बीच में कोई एंगल नहीं बनेगा। लॉन पेयर अलग से प्रेजेंट रहते हैं, जबकि बॉन्ड जो है, ये दोनों बॉन्ड है, इन बॉन्ड के बीच में जो एंगल है उसको क्या बोल दिया जाता है, बॉन्ड एंगल। जैसे वाटर का कितना होता है, 104 पॉइंट समथिंग होता है, तो 104.5 मान लेते हैं, ओके, 104.5 डिग्री। बॉन्ड एंगल को हमेशा डिग्री में रिप्रेजेंट किया जाएगा और एक्सपेरिमेंटली बॉन्ड एंगल को डिटरमाइन किया जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स एंड और भी बहुत सारे मेथड है बॉन्ड एंगल को डिफाइन करने के, डिटरमाइन करने के। बट स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ बॉन्ड एंगल। अपने को स्पेक्ट्रोस्कोपी से अभी कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी दरअसल पूरा सिग्नल के बेस पे होती है, तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर अपन यहाँ पे ले लेंगे। तो अपने को बस इतना याद रखना है कि दो बॉन्ड्स के बीच का एंगल बॉन्ड एंगल होता है और उसकी डेफिनेशन क्या होगी, टू ऑर्बिटल्स हैविंग बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। या एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स कह सकते हैं, एंगल बिटवीन टू बॉन्ड पेयर्स कह सकते हैं, उसको बॉन्ड एंगल कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अपन नेक्स्ट अपना जो ले रहे हैं टॉपिक वो है बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी भी कह सकते हैं इसको, है ना। बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए या तोड़ने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको बॉन्ड एनर्जी बोला जाता है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, ठीक है। टू एटम्स, कोई भी मॉलिक्यूल में जब दो एटम प्रेजेंट है और उनके बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी या
बॉन्ड एंथैल्पी, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किलो जूल मोल इनवर्स में। ये इसकी यूनिट होती है, बॉन्ड एनर्जी की यूनिट क्या होती है, किलो जूल मोल इनवर्स इसकी यूनिट होती है। इसमें अपन कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो जब इसको अलग किया जाता है तो यहाँ पे अपने को 2 ऑक्सीजन मिलेंगे गैसियस फॉर्म में। मैंने आपको बताया था कि कोई भी बॉन्ड बनता है तो हमेशा गैसियस फॉर्म में ही बनेगा। तो यहाँ पे इसका अमाउंट जो आ रहा है वो है 498 किलो जूल मोल इनवर्स। अब ये यहाँ पे किस में होगा, पॉजिटिव में। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करवाई जा रही है। ऐसे ही बहुत से एग्जांपल्स अपन पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे HCl के लिए पढ़ते हैं, HCl के लिए जब बॉन्ड एनर्जी देखी जाती है तो उसकी वैल्यू आती है, यहाँ पे तो आप इसको H प्लस और Cl माइनस लिखेंगे, H गैस लिखेंगे, H गैस लिख लेंगे और ये यहाँ पे Cl गैस लिख लेंगे, और इसकी जो बॉन्ड एनर्जी आएगी वो आएगी आपके 431, है ना, प्लस 431 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये हो जाते हैं अपने बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट है कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ का बॉन्ड एंथैल्पी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, मतलब कौन सा बॉन्ड मजबूत है कौन सा बॉन्ड वीक है, उसका इस बॉन्ड एंथैल्पी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इक्वली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी। ये रिलेशन अपने को नोट करना है। अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो सिंगल बॉन्ड सबसे वीक होता है, उसके बाद डबल बॉन्ड होता है, और उसके बाद क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसके बाद डबल बॉन्ड होता है, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड होता है। इसका मतलब अगर पूछा जाए आपसे कि बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। उसके बाद डबल बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी आएगी, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी आएगी। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली इस तरीके से नहीं पूछ के इस तरीके से मैंने पूछ लिया, जैसे एक आपको मैंने दे दिया C2H2, एक मैंने आपको दे दिया C2H4, और एक मैंने आपको दे दिया C2H6। इन तीनों में सबसे ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी किसके लिए देखने को मिलेगी। तो अपने को यहाँ पे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर जब आप इसका फॉर्मूला बनाओगे, जैसे C2H6 होता है आपके CH3 एल्केन हो गया, उसके बाद CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये आपके हो गया एल्कीन हो गया, और उसके बाद एल्काइन हो गया। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी किसकी होगी, एल्काइन की, देन एल्कीन की, देन एल्कीन की। ओके, ये बात हो गई अपने बॉन्ड एंथैल्पी का बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ क्या रिलेशन हो सकता है। उसके बाद एक थिंग आती है कि कुछ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें 2 से ज्यादा एटम्स होते हैं, तो वहां पे बॉन्ड एंथैल्पी किस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे। जैसे आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लेके बताते हैं कि आप जब भी वाटर की बात करते हो, तो जब वाटर टूटेगा तो पहले वो H में और OH में टूटेगा, है ना, H प्लस और OH माइनस में टूटेगा, या इसको गैसियस फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है। H प्लस और OH माइनस में टूटेगा, तो यहाँ पे जो इसका अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है वो हो रही है 500, सॉरी जो कंज्यूम एनर्जी हो रही है वो हो रही है 502 किलो जूल मोल इनवर्स। और जब यही थिंग वापस से जब OH से जाके आगे टूटता है ऑक्सीजन और किसमें, हाइड्रोजन में, तब वहां पे एनर्जी रिलीज होती है 427 किलो जूल मोल इनवर्स। अब आप देख सकते हैं कि यहीं पे सेम टाइप ऑफ बॉन्ड टूट रहा है, बट दोनों ही बॉन्ड में क्या है, अलग अलग बॉन्ड एनर्जी अपने को मिल रही है। तो यहाँ पे अपने को अगर बॉन्ड एनर्जी लिखनी है या बॉन्ड एंथैल्पी लिखनी है, तो यहाँ पे अपन उसकी एवरेज वैल्यू को लेते हैं, अपन उसकी एवरेज वैल्यू को लेके चलते हैं। अपन क्या करेंगे, 502 प्लस 427, प्रोसेस कितने हैं, 2, तो टोटल जो भी अमाउंट आएगा वो अपनी इसकी एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी होगी, जो होगी आपके 464.5 किलो जूल। इस तरीके से निकाली जाती है। अगर आपको कोई पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल दे दिया तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की इस तरीके से बॉन्ड एनर्जी को कैलकुलेट किया जाता है। वहां पे ऐसा नहीं है कि भाई एक बॉन्ड के लिए तो अलग आ रही है, एक बॉन्ड के लिए अलग आ रही है, तो इन दोनों का क्या किया जाता है, एवरेज ले लिया जाता है। तो एवरेज जो होगी वो उस एटम के लिए अपन बॉन्ड एंथैल्पी मानी जाएगी। ओके, तो ये हो जाता है बॉन्ड एंथैल्पी का कंसेप्ट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के क्वेश्चंस बता सकते हैं।
अपन इसके आगे जो ले रहे हैं वो है बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, कंप्लीट कर लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो पहले बॉन्ड ऑर्डर कंप्लीट कर लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर का मतलब ये होता है कि भाई कोई भी दो एटम्स हैं, उनके बीच में जो बॉन्ड बन रहे हैं उन बॉन्ड का नंबर कितना है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो ये अपन पढ़ लेते हैं। अपनी अगली हेडिंग क्या थी? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर किसे कहेंगे? number of bonds present between two atoms in a molecule। ठीक है, तो ये दो एटम जो आपके बॉन्डेड हैं उनके बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट है वो उसका बॉन्ड ऑर्डर कहा जाता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं हाइड्रोजन, इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड प्रेजेंट है? 1 बॉन्ड, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 1। उसके बाद अगर मैं आपको बोलूं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, तो इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं कि नाइट्रोजन में, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। ठीक है, तो ये होता है बॉन्ड ऑर्डर का कंसेप्ट। अब बॉन्ड ऑर्डर के कंसेप्ट में एक और थिंग है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो थिंग है आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स की। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हो गया सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें सेम नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी प्रेजेंट होंगे। सेम नंबर ऑफ बॉन्ड्स, सेम नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैसे प्रेजेंट होंगे? तो अगर आप बात करते हैं यहाँ पे F2 और O2 माइनस, ठीक है, F2 और मैं एक ले रहा हूं आयन O2 2 माइनस, तो जब बात की जाती है तो यहाँ पे दोनों में ही बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? इन दोनों में बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1, बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा। अब एक बात ये याद रखें, बॉन्ड ऑर्डर 1 कैसे आता है ये अपन आगे MOT थ्योरी में पढ़ते हैं। ठीक है, अभी अपने को ये याद रखना है कि F2 में एक बॉन्ड ऑर्डर और O2 2 माइनस में भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1 आएगा। कैसे? F और F के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है, O2 2 माइनस का मतलब है पेरोक्साइड बॉन्ड। पेरोक्साइड बॉन्ड में हमेशा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। अब बात ये आती है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैसे हैं, तो इनके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन काउंट करो। फ्लोरीन के पास 7 होते हैं, 7 + 7 = 14। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6 + 6, और जब माइनस में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो भी क्या होते हैं? यहाँ पे ऐड होते हैं, मतलब कितने? 14। दोनों में ही 14 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब दोनों ही क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब एक सबसे मेन थिंग आती है कि बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड लेंथ में क्या रिलेशन बनाया जा सकता है। तो एक बात आप याद रखें, अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा, 3 होगा, इसका मतलब बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी भी क्या होगी? बढ़ेगी। और उसकी क्या होगी? बॉन्ड लेंथ क्या होगी? सबकी कम होगी। ठीक है, अब जैसे सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है, बट उसका बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है? कम होती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी and inversely proportional to bond length. Bond enthalpy is equally proportional to bond order but inversely proportional to bond length, and bond length is inversely proportional to bond enthalpy and bond order. तो ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बेसिस पे अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके बच्चों, इस वीडियो में अपन इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके आगे लेके चलेंगे जिसमें अपन पढ़ेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। वीडियो को शेयर कीजिए।